हेलो नमस्कार। मैं भावेश वर्मा। आज आपके चैप्टर दूसरा है। चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इतिहास विषय का चैप्टर दूसरा। अपने प्रथम चैप्टर जो आपके समय की शुरुआत से जो था वो पूरा हो गया है। आज दूसरी यूनिट है लेखन कला और शहरी जीवन। उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखन का मतलब होता है कि लिखने की कला की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, उसको कहते हैं लेखन। लिखना और कला, लिखने की कला और शहरी जीवन। लोगों का जीवन शहरों में किस प्रकार था, शहर की शुरुआत कैसे कहाँ से हुई, उसके बारे में अपन जानेंगे। तो लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए, आप एक शब्द पढ़ेंगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया एक इराक देश है, उसका एक शहर है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। हमें पता नहीं है कि मेसोपोटामिया कहाँ पे है और इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, लेकिन वहाँ से हमें जीवाश्म प्राप्त हुए। वहाँ से खुदाई के दौरान जो हड्डियाँ औजार जो कुछ मिला, उसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये स्थान मेसोपोटामिया था। और उन्हीं जीवाश्मों के आधार पर पता लगाया कि वो अवशेष जानवरों के थे, मानव के थे। तो उसके बारे में भी अपन इस यूनिट में जानने की कोशिश करेंगे। मेसोपोटामिया यूनानी शब्द मेसोस और पोटामेस या पोटेमोस से आया है। देखो, मेसोपोटामिया है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है मेसोस और दूसरा है प्लस पोटोमेस। मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदी, अर्थात नदियों की बीच की भूमि। ये जैसे नदी है, इन नदियों के बीच की जो भूमि होती है, ये भूमियाँ जो होती है, बीच की भूमि जो होती है, दो नदियों के बीच की भूमि। ये जैसे एक नदी यहाँ पे है और एक नदी यहाँ पे है, और इनके बीच में जो कोई भूमि होती है उसको कहेंगे दो नदियों के बीच की भूमि। और इनसे दो नदियाँ बहती है। इस नदी का नाम है फरात और इस नदी का नाम है दजला। और इन दजला और फरात के बीच में जो भूमि पाई जाती है उसको कहेंगे पोटेमोस। ठीक है। और मेसोस का मतलब होता है मध्य वाला भाग, बीच वाला भाग। तो मेसोस मतलब मध्य और पोटेमोस मतलब नदी, अर्थात नदियों के बीच की भूमि। ये क्षेत्र दजला और फरात, ये देखो दो नदियाँ बार बार पूछी जाती है कि दजला और फरात नदियाँ कहाँ पे है और मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है। ये जो मेसोपोटामिया है वो फरात और दजला, ये जैसे ये फरात नदी और ये दजला नदी, इन दोनों के बीच में जो क्षेत्र है इसको कहेंगे अपन मेसोपोटामिया। तो ये क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच स्थित है, जो आजकल किसका हिस्सा है, इराक का हिस्सा है। इराक एक देश है, जैसे भारत देश है इसी प्रकार से इराक भी एक देश है। और इराक के अंदर एक शहर है जिसका नाम है मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया जो है वो फरात और दजला नदी के बीच में स्थित है। आगे और इसके बारे में जानते हैं। ये लेखन कला और शहरी जीवन, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। लेखन कला, लिखने की कला कैसे हुई उसके बारे में धीरे धीरे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन जानने की कोशिश करेंगे। देखिए,
मेसोपोटामिया की महत्व और विशेषता। मेसोपोटामिया की विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार से वो इतना विशेष था, उसकी क्या विशेषताएं रही और उसका महत्व क्या था। मेसोपोटामिया की ज़रूरत किस किस क्षेत्र में थी और उसका महत्व किस प्रकार से था, उसको जानने की कोशिश करेंगे। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन की शुरुआत हुई। देखो, सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेसोपोटामिया से हुई। एक ये भी प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो भी आपको बताना है मेसोपोटामिया। जैसे मैंने पूछा भारत की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप बताओगे वास्को डी गामा। तो आपने वास्को डी गामा का नाम क्यों बताया? सबसे पहले वास्को डी गामा का नाम क्यों बताया? क्योंकि सबसे पहले भारत की खोज उसने की। तो इसी प्रकार से शहरी जीवन की प्रथम शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेसोपोटामिया आएगा, क्योंकि मेसोपोटामिया में ही शहरी जीवन की क्या हुई थी? शुरुआत हुई। ये सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। देखो, यहाँ के जो लोग थे, ये सभ्यता का मतलब है कि ऐसी दुनिया जहाँ से हमें कुछ न कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये सभ्यता अपनी संपन्नता, यानी कि ये लोग बहुत धनी या दौलतमंद व्यक्ति थे, उनके पास बहुत पैसे था, शहरी जीवन अच्छा था, समृद्ध साहित्य, उनके पास साहित्य कला की कोई कमी नहीं थी, और वो गणित की जानकारी भी थी। वो मतलब इतने इंटेलिजेंट थे कि उनको गणित भी आती थी, जिससे वो हिसाब किताब भी किया करते थे। खगोल विद्या के लिए भी वो जाने जाते थे, खगोल विद्या के बारे में भी उनको अच्छी जानकारी थी, तो खगोल विद्या के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हमें आगे है कि मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत, यानी कि हमें पता कैसे लगा कि ये मेसोपोटामिया है, वहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो मेसोपोटामिया की जानकारी के स्रोत हमें क्या क्या मिला, तो जानकारी के स्रोत भी तो उन्हें वहाँ से हमें इमारतें मिली। क्या मिली? इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें मिली। वहाँ से हमें मूर्तियाँ मिली, चाहे भगवान की हो, पुरुष की हो, महिला की हो, जानवरों की हो, इस प्रकार से कोई न कोई हमें मूर्तियाँ मिली। कब्रें का मतलब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? जलाया न जाकर उसको दफनाया जाता है, उसकी कब्र बनाई जाती है, जैसे मुसलमानों में होता है। तो वो कब्रें, आभूषण भी मिले, कान में, हाथ में, पैरों में, इधर अपने कमर पे बांधने के आभूषण है। इस प्रकार से कोई न कोई हमें आभूषण भी प्राप्त हुए। वहाँ से हमें औजार मिले, मुद्राएं भी प्राप्त हुई। मुद्राएं का मतलब होता है रुपया, पैसे। मिट्टी की पट्टिकाएं, इस प्रकार से ये पट्टिकाएं होती है, एक के बाद एक पट्टिका होती है। उन मिट्टी की पट्टिकाओं के ऊपर कोई ना कोई चित्र बने हुए हैं। तो मिट्टी की पट्टिकाएं मिली, लिखित दस्तावेज, लिखे हुए कोई कागजात मिले, लिखित दस्तावेज। ये सभी जानकारी हमें मेसोपोटामिया के स्रोत से पता लगती है। अब देखो, मेसोपोटामिया की भाषाएं किस प्रकार से थी और आगे चलकर वो भाषाएं किस रूप में बदली। तो वो भाषाएं जैसे अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग भाषाएं होती है, इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की भी भाषाएं थी। शुरुआत में सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? सुमेरियन। तो शुरुआत में सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, फिर अक्कदी। देखो, इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले पूछा जाएगा कि कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम कौन सी भाषा बोली जाती थी? शुरुआत में तो सुमेरियन बोली जाती थी। कौन सी बोली जाती थी? सुमेरियन भाषा बोली जाती थी। तो ये इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद भाषा बोली जाती थी, फिर अक्कदी भाषा आई, फिर सुमेरियन के बाद में कौन सी भाषा आई? अक्कदी भाषा आई। ये भी इम्पोर्टेंट।
तो सुमेरियन की जगह किसने ले ली? अक्कदी भाषा ने ले ली। और अक्कदी भाषा आई और बाद में अरामाहिक भाषा प्रचलित हुई और उसके बाद अरामाहिक भाषा जो है वो अक्कदी भाषा के क्षेत्र पे अरामाहिक भाषा आ गई। देखो अलग अलग क्षेत्र होता है, क्षेत्र में जैसे सुमेरियन भाषा बोली जाती है, फिर धीरे धीरे नए नए लोग आसपास के क्षेत्र से इधर उधर से भाई जीवन यापन के लिए उस क्षेत्र में आ जाते हैं, तो वो दूसरी भाषा सीखते हैं। तो वो वहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी उनकी भाषा धीरे धीरे साथ में रहते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे वो भाषा समाप्त हो जाती है और दूसरी भाषा सीखी जाती है। फिर वापस उसी क्षेत्र में कोई नए इंसान आते हैं, वो जिस टाइप की भाषा बोलते हैं उसी टाइप की भाषा वो भी बोलने की कोशिश करते हुए सीख जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी जो भाषा होते हैं वो भूल जाते हैं। या फिर क्या होता है, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जैसे पहले सुमेरियन भाषा बोली जाती थी, फिर एक ऐसा साम्राज्य का वहाँ पे आक्रमण हुआ होगा, कब्जा हुआ होगा और फिर नए लोगों ने शासन किया होगा और नए लोगों की भाषा अक्कदी रही होगी और अक्कदी के बाद में एक नया राजा आया होगा, उसने उसके ऊपर शासन किया, तो फिर धीरे धीरे बाद में अरामाइक भाषा भी प्रचलित हुई। 1400 ईस्वी पूर्व 1400 ईस्वी पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म और मृत्यु के बाद से देखो 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। लगभग 1400 ईसा पूर्व यानी 37 साल तक 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। सुमेरियन के बाद में अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ जो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। कौन सी भाषा? मेसोपोटामिया में एक और भाषा बोली जाती थी, हिब्रू। तो 1400 ईसा पूर्व के आसपास अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ जो हिब्रू भाषा से क्या करती थी? मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व तो वो हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह भाषा बहुत उपयोग की जाने लगी। 1000 ईसा पूर्व के बाद यह भाषा क्या होने लगी? बहुत उपयोग में आ जाने लगी और आज भी इराक के कुछ भाषाओं में या कुछ हिस्सों में ये बोली जाती है। इराक के बहुत ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, अरामाइक। ठीक है, तो इसका जो प्रचलन है वो 1400 ईसा पूर्व से शुरू होता है। अब अपन बातें करेंगे कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से थी। भूगोल ये जैसे होता है पृथ्वी, तो ये गोल गोल जो क्षेत्र होता है उसको कहेंगे भूगोल, कि भाई यहाँ पे क्षेत्र दक्षिण में कैसा है, उत्तर में कैसा है, पूर्व में कैसा है। इस प्रकार से मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, भूगोल के बारे में जानेंगे। तो मेसोपोटामिया की क्षेत्र आजकल इराक में है। मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है वो आजकल इराक में है। ये बात अपन ने पहले ही कर ली। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग, सबसे पहले अपन दक्षिण वाले भाग की बात करेंगे। तो मेसोपोटामिया के दक्षिण वाला भाग, जैसे ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो देखिए मेसोपोटामिया का दक्षिण जो भाग है वहाँ पे इसे पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था। ये दक्षिण वाला भाग है उसको पहले सुमेर कहा जाता था, सुमेर। और यहाँ पे भाषा कौन सी बोली जाती थी? सुमेरियन। सुमेर में कौन सी भाषा बोली जाती थी? सुमेर। और फिर बाद में दूसरी अक्कदी भाषा बोली जाती थी और वहाँ पे उस क्षेत्र को अक्कदी भाषा के आधार पर उसको क्या कहा जाने लगा? अक्कद। तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग इसे पहले सुमेर और अक्कद कहा जाता था, बाद में इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा। कौन सा कहा जाने लगा? बेबीलोनिया। और अक्कद के बाद में अक्कद का समापन हो जाता है और उसके स्थान पे एक नया क्षेत्र आ जाता है, बाद में इसे बेबीलोनिया कहा जाने लगा, दक्षिणी भाग को।
तो मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग था इसे असीरिया कहा जाता था, जब असीरियाओं ने कब्जा कर लिया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये तो दक्षिण भाग की बात होगी। उत्तर भाग का जो क्षेत्र था वहाँ पे क्या हुआ कि असीरियाओं ने कब्जा कर लिया और फिर वह क्षेत्र असीरिया कहा जाने लगा। अब मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। यहाँ पे 3 इम्पोर्टेंट नगर थे मेसोपोटामिया के, उरुक, ऊर और मारी। उरुक, ऊर और मारी, इनको इम्पोर्टेंट याद ही कर लेना, उरुक, ऊर और मारी। तो ये 3 जो नगर थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, उरुक, ऊर और मारी। तो देखो दक्षिणी भाग में तो दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था और बाद में उसके स्थान पे बेबीलोनिया आ गया। और उत्तरी भाग को असीरिया कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे असीरियाइयों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और ये नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। और मेसोपोटामिया के 3 नगर इम्पोर्टेंट थे, उरुक, ऊर और मारी। तो ये 3 इम्पोर्टेंट शहर आपको याद रखने हैं। अब है मेसोपोटामिया की आजीविका। मेसोपोटामिया की आजीविका किस प्रकार से थी? आजीविका यहाँ की स्टेपी घास के मैदानों के कारण पशुपालन खेती से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वहाँ पे क्या होता था, स्टेपी घास मतलब एक ही जैसी घास पूरे मैदान में फैली हुई हो, एक ही खेत में फैली हुई हो वहाँ पे, तो उसको कहेंगे स्टेपी घास। तो वहाँ पे क्या है कि स्टेपी घास के मैदानों के कारण पशुपालन खेती से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, यानी कि वहाँ सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता था। खेती कम की जाती थी लेकिन पशुपालन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लोग कृषि, पशुपालन और व्यापार करते थे। लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे। अब मेसोपोटामिया में उपकरण और कलाकृतियाँ। मेसोपोटामिया में उपकरण और कलाकृतियों के बारे में जानेंगे। लोग औजार बनाने के लिए तांबा, कॉपर का इस्तेमाल करते थे। लोगों के पास औजार बनाने के लिए लोहा नहीं था, तो वो क्या करते थे, तांबा और कॉपर का इस्तेमाल करके वो औजार बनाते थे। पहली इम्पोर्टेंट बात, ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया में वही लोग औजार बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे या कौन से तत्व का इस्तेमाल करते थे। तो अब सदन में भी पूछा जाएगा कि तांबा है, लोहा है। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि लोग औजार बनाने के लिए तांबा यानी कॉपर का इस्तेमाल करते थे। उरुक नगर में एक सफ़ेद संगमरमर का स्त्री का शीर्ष मिला। उरुक नगर है, मैंने बताया 3 शहर थे, उरुक, ऊर और मारी। तो उरुक नगर जो था वहाँ पे एक सफ़ेद संगमरमर का स्त्री का शीर्ष मिला है, जिसे वार का शीर्ष कहा जाता है। ठीक है, स्त्री का शीर्ष मिला है इसलिए उसको वार का शीर्ष कहा जाता है। वार का शीर्ष क्या है, तो स्त्री का शीर्ष जो सफ़ेद संगमरमर का मतलब होता है, संगमरमर ऐसा सफ़ेद पत्थर आता है, जैसे ताजमहल है तो वो भी संगमरमर से बना हुआ है। तो इसी प्रकार से उरुक नगर में एक सफ़ेद संगमरमर का स्त्री का शीर्ष मिला है, जिसे वार का शीर्ष कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं। कि मेसोपोटामिया की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार से थी, तो श्रम विभाजन इस सभ्यता की खासियत थी, यानी कि ये बहुत मजदूरी बहुत करते थे, मेहनती बहुत थे, इसलिए श्रम विभाजन का मतलब होता है मेहनती, मजदूरी। श्रम का मतलब मेहनत करना। तो मेसोपोटामिया की सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में श्रम विभाजन की सभ्यता की खासियत थी, यानी कि वो मेहनती और मजदूरी बहुत करते थे। खाद्य संसाधन अच्छे थे, खाने के जो संसाधन थे, अनाज के भंडार है वो बहुत अच्छे थे, लेकिन खनिज धातु की कमी थी। खाद्य संसाधन तो अच्छे थे लेकिन खनिज धातु की क्या थी, कमी थी। उनके पास खनिज नहीं था तो वो क्या करते थे, जिसे तुर्की, ईरान और एक और शहर है जिसे तुर्की, ईरान से वो क्या करते थे, खनिज मंगवाते थे, यानी कि अन्य देशों से, तुर्की है, ईरान है, ऐसे बड़े बड़े देशों से वो जहाज़ों के माध्यम से, जल मार्ग के द्वारा उन देशों से उनको वो खनिज लाना पड़ता था।
उनके पास खनिज नहीं था, तो वो आसपास के शहरों से जहाज़ों के माध्यम से, जल मार्ग के माध्यम से वो बाहर से क्या मंगवाते थे, यहाँ से अपने पास से वो खाद्य संसाधन उनके पास पहुँचाते थे और वहाँ से उनके बदले में वो क्या करते थे, खनिज मंगवाने का कार्य करते थे। अब है मेसोपोटामिया में परिवहन और व्यापार, यानी कि उनके पास धंधा करने के लिए परिवहन का साधन कौन सा था और व्यापार किस प्रकार से करते थे। व्यापार के लिए जल मार्ग, नदियाँ का अच्छा इस्तेमाल होता था। व्यापार के लिए वो क्या करते थे, जल मार्ग के रूप में, जैसे तीन होते हैं, जल मार्ग है, स्थल मार्ग है, वायु मार्ग है। इस प्रकार से एक जल मार्ग यानी जल के दौरान, यानी कि जल के अंदर जहाज़ों के माध्यम से व्यापार करना। तो व्यापार के लिए जल मार्ग, नदियों का अच्छा इस्तेमाल होता था, यानी जो नदियाँ बहती थी, मैंने बताया मेसोपोटामिया में 2 नदियाँ थी, दोनों ओर दजला और फरात, तो उनका इस्तेमाल वो क्या करते थे, ज़्यादातर व्यापार के लिए करते थे। जल मार्ग, नदियों का अच्छा इस्तेमाल होता था। फरात नदी व्यापार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो व्यापार करते थे वो फरात नदी से करते थे, दजला से न करके फरात से करते थे। तो व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा हो गया, फरात नदी। यह भी प्रश्न अच्छा है। मेसोपोटामिया की लेखन कला, अब है लेखन कला, यानी मेसोपोटामिया में लिखने की कला की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, या लेखन कला का विकास हुआ। मेसोपोटामिया में ही लिखने की कला का क्या हुआ, विकास हुआ, जिससे हिसाब किताब और लेन देन आसानी से किया जा सके। वहाँ के लोग लिखने की कला के बारे में जानते थे, इसलिए वो हिसाब किताब करते थे। लेन देन के बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी थी, ताकि वो हिसाब किताब कर सके और अच्छे से अपना रिकॉर्ड को मेंटेन कर सके। मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु, यानी कि वहाँ पे कृषि किस प्रकार से होती थी, जलवायु किस प्रकार से होती थी। मेसोपोटामिया की कृषि के बारे में, खेती के बारे में जाएंगे, और वहाँ का जलवायु कैसा था। दजला और फरात नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, यानी कि जैसे ये कोई नदियाँ है और यहाँ पे कोई पहाड़ है, तो पहाड़ों के माध्यम से जैसे पानी आता है, तो वो क्या करती थी, नदियाँ जैसे बारिश आती है तो पानी चलता है, तो क्या होता है, उनके साथ साथ में कोई मिट्टी कट के आ जाती है, तो वहाँ से कोई न कोई मिट्टी जो थी वो उन नदियों के दौरान पहाड़ों के माध्यम से नीचे तक आती थी, और यहाँ पे कोई खेत होता था तो वो उन खेतों के अंदर चली जाती थी, तो वो मिट्टी क्या होती थी, उपजाऊ होती थी। और वो दजला और फरात नदियाँ यही काम करती थी कि उत्तरी पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, और जिससे वो खेतों की पैदावार अच्छी होती थी। वो ज़मीन के अंदर बहुत मिट्टी पड़ी रहती थी और मिट्टी अलग अलग रहती थी, उपजाऊ मिट्टी थी। और बाढ़ आने पर या सिंचाई के लिए पानी खेतों में लाने पर यह मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी। या तो कोई बाढ़ आती थी या कोई ज़्यादा बारिश हो जाती थी, तो उसके दौरान क्या होता था कि उपजाऊ मिट्टी उनके खेतों तक आ जाती थी, और पानी खेतों में लाने पर यह मिट्टी वहाँ क्या हो जाती थी, जमा हो जाती थी, जिससे खेतों की उपज बढ़ जाती थी, अच्छी फसल प्राप्त होती थी। दक्षिण में स्थित रेगिस्तानी भाग में भी कृषि होती है। अब देखो, दक्षिण में स्थित रेगिस्तानी भाग में भी कृषि होती थी। रेगिस्तानी भाग का मतलब होता है बालू मिट्टी, तो वहाँ पे भी क्या होती है, कृषि होती है। लेकिन फरात नदी जब रेगिस्तान में पहुँचती है तो वो कई धाराओं में बढ़ जाती है और नहरों की तरह सिंचाई करती है। या गेहूँ, जौ, मटर और मसूर की खेती होती है। अब दक्षिणी भाग क्या था, रेगिस्तानी भाग था, बालू मिट्टी ज़्यादा थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि फरात नदी जब रेगिस्तान में पहुँचती थी तो वो कई धाराओं में, जैसे ये नदी आती है तो वो इधर भी जाती थी, इधर भी जाती थी, इधर भी जाती थी, इधर भी जाती थी, वो अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती थी। और वहाँ पे क्या होती थी, दक्षिणी भाग में नहरों के दौरान सिंचाई होती थी, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ होता था, जौ होता था, मटर और मसूर की खेती होती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि से अच्छी उपज होती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि से अच्छी उपज होती थी। हालांकि वर्षा की कमी के कारण कभी कभी फसलें क्या होती प्रभावित हो जाती थी। कभी कभी बारिश कम ज़्यादा या कोई वर्षा की कमी हो जाती थी तो क्या होती थी, फसलें कभी कभार नष्ट भी हो जाती थी।
स्टेपी क्षेत्र में मुख्यतः पशुपालन किया जाता था। वहाँ पे स्टेपी क्षेत्र का मतलब होता है स्टेपी घास होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, स्टेपी क्षेत्र में मुख्यतः पशुपालन किया जाता था। वहाँ पे भाई कृषि नहीं की होती थी, तो वहाँ पे वो मैदान टाइप मैदान होता था, तो वहाँ पे पशुपालन का कार्य ही किया जाता था। या भेड़ और बकरियों को स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी या पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की ढलानों पर पाला जाता था। तो स्टेपी क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियों को पाला जाता था। उनके मुख्य जानवर थे भेड़ बकरियां हैं, तो वो वहाँ पे चराने का काम करते थे स्टेपी घास के मैदानों में, और पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों की ढलानों पर वो पाला जाता था। अब आगे मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर यानी मेसोपोटामिया के सबसे पुराने नगर, प्राचीन नगर कहेंगे। तो प्रारंभिक नगर निर्माण यानी प्रारंभ में नगरों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण कब से हुआ, 3000 ईसा पूर्व से हुआ। और इसके प्रमुख नगर थे उरुक, ऊर और मारी। इन तीनों को तो आप रट के याद कर ही लो, ये बार बार पूछे जाएंगे। उरुक, ऊर और मारी निम्नलिखित में से किसके शहर थे। तो मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया कहाँ पे है, इराक में वर्तमान में। अब ऊर नगर के बारे में जानेंगे। ऊर नगर में नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। देखो ऊर नगर में नगर नियोजन यानी नगर के बारे में नियोजन ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे गलियाँ क्या होती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी, तो नगर नियोजन अच्छा नहीं था, अभाव था। गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी और संकरी थी, यानी भीड़ भाड़ वाली गलियाँ थी। गलियाँ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी थी, और वापस क्या होती थी, संकरी होती थी। जल निकास प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। जल को लाने की व्यवस्था जो थी ऊर नगर में, तो वो जल निकास प्रणाली भी अच्छी नहीं थी। ऊर के निवासी घर बनाते समय शकुन और अपशकुन पे ध्यान देते थे। घर बनाते समय अब तो शगुन हो गया, अब शगुन हो गया, वो बोलते हैं कि अब तो शगुन हो गया, अब शगुन हो गया, तो वो शगुन अंधविश्वास में ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, ये ऊर नगर इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लो। अगला आता है आपके मारी नगर। एक शेष आपके है मारी नगर। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी के ऊपरी हिस्सों या हिस्से पर स्थित मारी नगर शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। 2000 ईसा पूर्व के बाद फरात नदी के ऊपरी हिस्से पर स्थित, यानी कि फरात नदी के ऊपर वाले क्षेत्र में एक शहर था जिसका नाम था मारी नगर, जो शाही राजधानी के रूप में विकसित हुआ। और बाद में यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, और ये व्यापार के लिए ये स्थान जो था वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा था, और एक शाही राजधानी के रूप में मेसोपोटामिया में उभरा। इसी वजह समृद्ध और खुशहाल था, और इसी वजह से वो समृद्ध और खुशहाल शहर बन गया। और यहाँ जिमरिलियम का राजमहल और एक मंदिर भी पाया गया। वहाँ पे उत्खनन के दौरान हमें एक जिमरिलियम का एक राजमहल भी मिला है और एक मंदिर भी पाया गया है। इसलिए ये क्षेत्र बहुत समृद्ध था, खुशहाल था, और शाही राजधानी के रूप में उभरा। तो ये था आज का लेखन कला और शहरी जीवन। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। इसकी PDF की लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसके आगे और भी है, अभी ये यूनिट पूरी नहीं हुई है, तो इसका अगले भाग में देखेंगे, अगला पार्ट देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।